गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एक एनसीईआरटी सीरीज़ है, एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इस एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हाईलाइट कराऊंगी टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशंस 2025। उनके लिए ये एक लाइफ सेविंग सीरीज़ है। अगर उन्हें लगता है कि उनको एनसीईआरटी की लाइन कुछ याद नहीं रह रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, हर एक पैराग्राफ को फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोड करेंगे। ठीक है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे मैं आपको बताती रहूंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बोलूंगी, वो बाजू में लिख देना। जैसे आप एग्जामिनेशन देते हो तो यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप हर चीज़ को एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ। तो उस केसेस में आप क्या करोगे, इन पर्टिकुलर नोट्स को जो मैं आपको एनसीईआरटी में लिखवा रही हूँ वो आप लिख दोगे। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि दिस इज नॉट अ डिटेल्ड लेक्चर। ठीक है, तो ये सिर्फ एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, तो इसमें हम लोग सिर्फ हाईलाइट करेंगे कंसेप्चुअल जो वीडियो क्लैरिटी चाहिए होती है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए, वो मैंने आपको पहले ही करा दिया है इस पर्टिकुलर वीक में। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप वो वीडियो देखोगे। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन से हर एक प्रॉपर कंसेप्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, जिसका नाम काव्या भट्ट है। कई बार मैं ना लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, बट स्टूडेंट सेज कि वो ओपन नहीं होती है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली जाओ टेलीग्राम चैनल पे, लिखो वहाँ पे काव्या भट्ट और वहाँ से नोट्स जो है डाउनलोड कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना तो आपके फ़ोन की मेमोरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो आपको ऑलरेडी पीपीटीज या पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं दे रही हूँ। तो अगर मैं ऑलरेडी जब प्रोवाइड कर ही रही हूँ नोट्स और वो ऑलरेडी फ्री है, तो जाके आप वहीं से डाउनलोड कर लो। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज काव्या भट्ट एंड आई एम अ साइंस एजुकेटर ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन द ब्रैकेट प्रो एड, वेयर वी बिल्ड प्रोग्रेस एवरी डे। सो हमारा एनसीईआरटी हाईलाइट्स का पार्ट 1 हो चुका है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ना, इससे आपकी कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, नो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये आपको बस इतना बता रहा है कि आप एक डार्क रूम में जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही आप उस पर लाइट करते हो ऑन, तो आपको जो है सब सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो विजिबल हो जाते हैं। तो क्या रीजंस है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डार्क रूम में नहीं दिख के लाइट रूम में दिखने का? ठीक है, सो इसका रीजन मैं आपको डिटेल लेक्चर में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट जो है उसे एब्जॉर्ब करता है और बाकी की जितनी लाइट है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है। तो वो ऑब्जेक्ट जिस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है वो हमें दिखती है। ठीक है, ओके, और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, वो आप जरूर देख के जा सकते हो। कि रिफ्लेक्शन के एग्जांपल दिए इनिशियली, कि ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम एंड सो ऑन। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ बता रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है। ओके, फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ दूँ तो एक काम करते हैं, फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। वी सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, however we are unable to see anything in dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? During the day, sunlight helps us to see object. An object reflects light that falls on it. This reflected light, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट आप ये कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स, सो सॉरी, an object reflects light that falls on it. This reflected light, when received to our eyes, enables us to see things. क्या बोला मैंने आपको, अभी अभी बोला था कि एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। जिस अमाउंट ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, वो हमें दिखता है। ठीक है, we are also able to see transparent medium as light is transmitted through it. जब हम लोग ओपैक मीडियम की बात करते हैं या फिर ओपैक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, कि लाइट जो है वो उसके आर पार नहीं जा पाती, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की, तो लाइट जो है वो उससे पास थ्रू हो सकती है। दैट इज जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिफ्रैक्शन के बारे में है। इससे इन जनरल मैंने आज तक क्वेश्चंस बने देखे नहीं है उतरे। बस डिफ्रैक्शन ये देख लो होता क्या है, कि अगर ये मेरी कॉर्नर है किसी वॉल की, तो अगर रेज यहाँ से आ रही है तो यहाँ से ये बेंड कर जा रही है, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, path of light becomes very small. Light has tendency to bend around it and not walk in straight line. जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट या फिर एक कॉर्नर से लाइट पास करती है तो वो बेंड कर जाती है, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
लाइट जो है उसे हम लोग अब तक स्ट्रेट लाइन की ट्रीटमेंट दे रहे थे, जैसे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना हम लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में ही कंसिडर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आप किसी भी मिरर से लाइट को इस तरीके से या इस तरीके से पास करता दिखाते हो, ठीक है, फिर आप बताते हो ऐसे ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट जाती है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में पार्ट करती है। तो अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में पाथ लेती है तो वो किस तरीके से बेंड कर सकती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन था। तो अर्लियर साइंटिस्ट जो है इस बात पे थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा कर लिए थे कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है या फिर वेव नेचर। कुछ लोग कहते थे कि वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है जिसे हम लोग रे कहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कहते थे कि वो वेव नेचर का होता है। ओके, ये रहा वेव है या पार्टिकल है, ये जानना उस वक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। बस ये इतना ही है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ से भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, जिस पैराग्राफ में ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वहां पे ज्यादा टाइम दिया जाएगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम लाइट को बेंडिंग नेचर का नाम मान के, वेव नेचर का नाम मान के हम लोग उसको रे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि एक रे को ना ऐसे स्ट्रीम लाइन माना जाता है पार्टिकल्स का, तो वो किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है, अलग अलग मीडियम्स पे पड़ती है, और किस तरीके से वो अलग अलग रिएक्शंस मतलब रिफ्लेक्शंस देती है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं एक ग्लास प्रिज्म से, और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं रियल लाइफ सिचुएशंस पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्टली ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। ऑल मोस्टली ऑल द लिखा है, कोई भी मटेरियल ना एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एक कोई भी मटेरियल एब्जॉर्ब करता ही है और बाकी की जितनी बचती है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। नाउ यू ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या होता है? ये आपने बहुत फेमस एग्जांपल देखा होगा। मान लो ये इस तरीके से मैं आपको एक मिरर दे रही हूँ, ठीक है। मिरर की बात अगर मैं करूँ, आपको ये बात पता होगी कि अगर ये ऐसे डैश 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 बना रही हूँ तो उस पार्ट से नहीं, आप उसके सामने वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन को बताते हैं, ठीक है। मान लो एक इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल कर रही है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे क्यों कहा जाता है बच्चों? अगर मान लो कि मेरा सरफेस ऐसा है और उस पर लाइट ऐसे पड़ रही है, तो क्या अभी भी नॉर्मल ऐसे ही बनाओगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई है उस पॉइंट से जब आप नॉर्मल बनाते हो तब उसे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये जो कलर मैंने आपको हाईलाइट करके बताया, वेट लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल क्लियरली। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैं ऐसे बनाऊंगी। ये जो पॉइंट है ना, ये है मेरा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंटिटी POI, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये मेरी नॉर्मल है, ठीक है। अब ये आपको ये बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ आई इक्वल्स एंगल ऑफ आर। क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ आई इक्वल्स एंगल ऑफ आर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि ये तीनों जो है, ये पूरा जो सेटअप है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में तो कोई तीसरी चीज जेड एक्सिस में जाएगी, नहीं। एक्स एंड वाई एक्सिस अगर एक प्लेन बना रही है तो जेड एक्सिस या फिर 3 डायमेंशनल में चीज नहीं जाएगी। जिस प्लेन से लाइट आई है उसी प्लेन से जाएगी और नॉर्मल भी उसी प्लेन में रहेगी। सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से या इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो वो आप ये दोनों पॉइंट और ये डायग्राम के साथ समझाओगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आप एक और पार्ट जो है ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स को थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए। यू आर फेमिलियर विद द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। आपको पता है प्लेन मिरर में इमेज किस तरीके की बनती है। व्हाट प्रॉपर्टीज, मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती है इमेज फॉर्मेशन की? इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। The size of image is as equal to as object. The image form is as far as behind the mirror as far as the object in front of the mirror. क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले तो ये बताओ कि प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज देता है और उसका नेचर क्या होता है। आपको पता है कि वर्चुअल इमेज वो होती है जो कि मिरर के बिहाइंड बने और रियल इमेज वो होती है जो मिरर के आगे बने, ठीक है। तो प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं सीधी खड़ी हूँ तो मैं मिरर के सामने भी मेरी इमेज जो है वो सीधी बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, ठीक है।
वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे बनती है और इरेक्ट बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान लो a डिस्टेंस से खड़ा किया है, तो इमेज भी a डिस्टेंस ही पीछे बनेगी, ठीक है। दैट इज योर प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपके जो सिलेबस में इतना ही दे रखा है प्लेन मिरर के बारे में, बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने आपको अपने डिटेल लेक्चर कंसेप्चुअल लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कर्व्ड सरफेसेस की। Of shining spoon that could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is spherical mirror, ठीक है। The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of surface of a sphere such as mirror whose reflecting surfaces are spherical, they are known as spherical mirror, ठीक है। तो ऐसे मिरर जिनका जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है और वहां से हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, उन्हें हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट दैट। चलो पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल में, ठीक है। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards, ठीक है, वो curved inwards हो सकता है, थोड़ा सा सीधी लाइन बना दूं। Reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards, ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है curved inwards या फिर outwards। अगर आप देख सकते हो तो आप ऐसा बोलोगे मुझे कि मैम ये भी तो कर्व्ड इनवर्ड्स ही है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरफ सिल्वरिंग की गई है। सिल्वरिंग करना क्या होता है कि किसी एक ग्लास को मैंने लिया और उसके एक सरफेस पे मैंने सिल्वरिंग कर दी या फिर पेंट कर दिया, तो अब ये जो पीछे वाला जो मेरा हिस्सा है, यहाँ से मेरी रेस फॉल करेगी, ठीक है। तो ये ऐसा और यहाँ पे ये ऐसा है। इसका जो है आउटवर्ड सरफेस आप कंसिडर करोगे और इसका जो है आप इनवर्ड सरफेस कंसिडर करोगे, क्योंकि ये केव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। आप याद रखोगे ऐसे कि ये है कनकेव मिरर, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच मिरर। फिर हम लोग उसके ये समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय दीज मिरर्स, और फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज नोन एज, कहाँ लिखा है, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। ये मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, कमेंट में डाउन अगर ये आपके साथ भी होता है कि यू नो आप ऐसे पढ़ रहे हो और अचानक से लाइन खो गई और आप फिर लाइन ढूंढने में 2 मिनट लगाते हो। क्या बात करते हो मैम, हमारे साथ तो ऐसा होता है, हम तो ना बुक लेके बैठते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, फिर हम भूल जाते हैं अच्छा हम लोग पढ़ने भी बैठे थे, ठीक है। The schematic representation of mirror is shown in this particular figure. ये जो shaded part है वो silvered part है, उसमें यहाँ पे silvering की गई है। You may now understand that the surface of spoon curved inwards can be approximately said as a concave mirror. ये कुछ काम का नहीं है। इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्यों नहीं पूछे जाते? They do have better options to ask in this particular chapter. If they have numericals, if they have sign conventions, if they have cases of mirrors, so why would they ask these type of questions? प्लेन मिरर में पूछ सकते थे, वो बता दिया। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो गई है सिंस वो बैठ गई है। आई एम थोड़ा सा बीमार टुडे, ठीक है। नाउ यू मे अंडरस्टैंड द सर्फेस ऑफ स्पून, ये तो इससे भी नहीं आते। बिफोर वी मूव फर्दर टू स्फेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के आपको मीनिंग समझाना चाह रहे हैं। वैसे मैंने इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपने डिटेल जो क्रैश कोर्स है उसमें मैंने समझा दिया था, और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो जस्ट कीप एंड हिट अ लाइक बटन, एक ही बार प्रेस करना, लाइक बटन को 2 बार प्रेस नहीं किया जाता है। और सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, ठीक है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल स्फीयर, अरे यार ये ढंग से हाईलाइट नहीं हो रहा है आज। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल स्फीयर इज नोन एज पोल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको ठीक करती हूँ अभी। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, ठीक है। ये अगर मेरा मिरर है, मान लो ये मेरा मिरर है, तो इसका जो सेंटर होगा ये मेरा पोल होगा। ये मिरर है तो इसका सेंटर भी पोल होगा, ठीक है। चाहे मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, उन दोनों के सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। पोल इज यूजुअली प्रेजेंटेड बाय पी। ये क्वेश्चन जो है मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं, पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आओ।
द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ये हो गई आपकी डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की। प्लीज नोट दैट, क्या नोट करना है मैडम, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, वो मिरर का पार्ट नहीं होता है, वो उस सेंटर का पार्ट होता है जिस हेमिस्फीयर से, जिस अपस्फीयर से आपने उस पर्टिकुलर मिरर को काटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बड़ा सा स्फीयर था, डोंट गो विद द हैंड राइटिंग, मैंने बहुत खूबसूरत नोट्स बनाए अपने क्रैश कोर्स में, ठीक है, यहाँ पे आप चुपचाप एंजॉय कर लो। ये इस तरीके से अगर मैंने काट लिया तो इस स्फीयर का जो सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये मैंने मिरर जो काटा है इसका जो सेंटर है उसका नाम तो पोल था, ठीक है। अगर आपको ये सारे टर्म्स नहीं आते तो आपको जाके डिटेल लेक्चर देखना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन सिंस दीज आर वेरी वेरी बेसिक टर्म्स। अगर यही आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आपको डिटेल लेक्चर डेफिनेटली देखना चाहिए। डिटेल सिर्फ नाम का है बच्चों, सिर्फ एक घंटे का ही लेक्चर है, 1 घंटे का रिफ्लेक्शन है, 1 घंटे का रिफ्लेक्शन है। आई मस्ट बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना अमेजिंगली आपको सिर्फ 2 घंटे में मैंने ना आपको पूरा का पूरा लाइट चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। एंड यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ अगर आपको ये सब कुछ आता है। पहले से नहीं आता तो शर्म करके पहले उस वीडियो को देखो फिर यहाँ पे आना। Okay, center of curvature is not the part of mirror, it lies outside the mirror. The center of curvature of the convex mirror lies in front of it. ठीक है, lies in front of it. इसका क्या मतलब है, कॉन्केव मिरर की बात करूँ ना तो वो इस तरफ लाई करता है, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो वो उसके अंदर की साइड लाई करता है। अंदर की साइड मैम यहाँ पर भी तो अंदर की साइड है, लेकिन ध्यान से देखो ना उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी तो उल्टी साइड है उसकी। कनकेव कन्वेक्स में कैसा है, यहाँ पे है और उसी के सामने मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब जिस बाजू मेरी सिल्वरिंग की गई है उसी बाजू मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ पे क्या है, कनकेव में उल्टा है, जिस बाजू सिल्वरिंग की गई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट इज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी क्या होता है। रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल spherical mirror forms a part of, it is known as radius of curvature of the mirror. It is represented by letter R, ठीक है। लेटर आर देख के कोई बहक नहीं जाएगा बच्चा यहाँ पे। अगर आपके महबूबा या आपके महबूब का नाम लेटर आर से शुरू हो रहा हो तो उसे अपने पास रखो, यहाँ पे आके टाइम वेस्ट मत करना, एनसीईआरटी को पूरी हाईलाइट करके जाना मेरे साथ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। PC इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो मैं एक डायग्राम के साथ बता देती हूँ, इस तरीके से पढ़ने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक मान लो कि मेरे पास एक पूरा का पूरा स्फीयर है जिससे मैंने इतना सा मिरर काट लिया। अब इस मिरर में अगर मैं यहाँ से, मान लो मैं इसे कनकेव मिरर बता रही हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ये मेरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको ये बोला कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है। सो सेम चीज़ मैंने नीचे बनाई, तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जितनी दूरी होती है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट है इसे फोकस कहते हैं और इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। क्यों मैं रीड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रीड करूंगी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस मेरी एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पास करती है मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में बस यही फर्क होता है बच्चों कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक मतलब इमेजिनरी लाइन है, हम उसे इमेजिन कर रहे हैं कि वो पूरा पास हो रही है, ठीक है। ओके, सो इस पर्टिकुलर आपका जो पैराग्राफ है इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। एज आई सेड यू कि उनके पास ऑलरेडी है बहुत कुछ पूछने को, तो जो आगे वाले पैराग्राफ बताए थे उसमें कुछ बताने जैसा नहीं था तो मैंने नहीं बताया, यहाँ पे बताने जैसा है तो मैं बता रही हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आप डिफाइन करो सारे टर्म्स को, यही क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो लोग, R इक्वल्स टू 2F पे पूछ सकते हैं। ये जो चीज़ है ना ये यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। R इक्वल्स टू 2F का क्या मतलब होता है बच्चों, अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहली बार आपको लगता है कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आता तो प्लीज़ मेरे जो क्रैश कोर्स का जो मैंने आपको बताया है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ पहले वो जाके देखो। उसके अलावा ये NCERT हाईलाइट्स आपको नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैं कम टाइम दे के इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुकी हूँ इसे समझाने में। इसे हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से इतने क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। चलो पढ़ लेते हैं फटाफट NCERT पढ़ लेते हैं। चलो 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 चलो। द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न, ये सब देखने की जरूरत नहीं, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ लिया तो शायद ये पूछ लेंगे कि एक कनकेव मिरर था
और उसका क्या किया कि उस पर ना मैंने एक सनलाइट पड़वाई और एक पर्टिकुलर जगह पे वो जाके फोकस हो रही थी, तो मैं ये देखने लग गई कि वो जो पेपर है वो बर्न हो गया। तो इससे क्वेश्चन कैसे टाइप के बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में वो लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि एक मिरर था जिसको यूज करके मैंने एक जगह पे लाइट को कॉन्सेंट्रेट किया, तो बताओ वो मिरर किस टाइप का है। ठीक है, तो वो कनकेव होता है। बता देती हूँ किस तरीके से कनकेव होता है, क्यों कनकेव होता है, सब बता दूंगी। ठीक है, द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, वाई डज इट बर्न। ये सब आपको शायद न्यूमेरिकल में यूज कर ले, बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते नहीं है। द स्पॉट ऑफ लाइट कंसंट्रेशन इग्नाइट्स द पेपर, द डिस्टेंस, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन क्लोजली। नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू sorry a number of rays parallel to principal axis are falling on concave mirror. Observe the reflected rays, they are meeting or intersecting at a point on principal axis of the mirror. This is the reason why concave mirror को आप लोग converging mirror बोलते हो। कनकेव को कन्वर्जिंग इसीलिए बोलते हो प्यारे बच्चों, क्योंकि जो लाइट है वो कहीं से भी आ रही हो तो कनकेव मिरर उसे एक जगह पे मिलाने पे हेल्प करता है आपको। द पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, बाकी कनकेव मिरर नंबर ऑफ इमेजेस देता है, उसके टोटल 6 केसेस है जो हम लोग आगे देखेंगे। सिमिलरली ऑब्जर्व दिस हाउ, ये जो है इसको इतना समझ लो, ये कन्वेक्स मिरर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लाइट है वो मीट नहीं हो रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि हमने ना लाइट को है वो जबरदस्ती खींच के मीट कराया है। बाकी ये लाइट जो है ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ये तो मिरर पे पड़ने के बाद यूं इस तरीके से बाहर जा रही है। तो कन्वेक्स मिरर मेरा ना डाइवर्जिंग मिरर होता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल लेंथ, ये मैंने आपको बता दिया आगे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। देखो एनसीईआरटी का ये एक थोड़ा सा कलेश रहता है यार जिंदगी में, कि ये ना आपको हर चीज छुट्टी छुट्टी देती है। छुट्टी छुट्टी का क्या मतलब होता है मैम, हम तो साइंस पढ़ना है, आप तो हिंदी बोले जा रहे हो। छुट्टी छुट्टी का ये मीनिंग होता है कि मान लो फर्स्ट पेज पे कुछ दे दिया, फिर लास्ट पेज पे सेम टॉपिक का कुछ दे दिया, तो इससे ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो आप जाके टेलीग्राम पे मेरे नोट्स डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मैंने क्या किया है, हर चीज़ को वहाँ लिखा है जहाँ लिखने की जरूरत है, इससे आपको कंफ्यूजन जो है थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्वेश्चन वो लोग कैसे पूछते हैं बच्चों, कि आपको ये बोल देंगे न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। वो ये नहीं बोलते आपको कि किस तरीके का मिरर है, आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि कनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, वो आपको बोल देंगे कि डाइवर्जिंग मिरर है या फिर रिकल्स, डाइवर्जिंग मिरर है या फिर आपका कन्वर्जिंग मिरर है। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कन्वर्जिंग मिरर कनकेव है, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स है। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा याद रख लो कि कन्वर्जिंग कनकेव है, उसका उल्टा कॉन्वेक्स है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is by and large spherical, ये क्या लिखा, reflecting surface, the reflecting surface of spherical mirror is by and large spherical, the surface then has circular outline, the diameter of the reflecting surface, अच्छा कुछ नहीं बोला, ये कंफ्यूज बड़ा करते हैं। मैंने आपको याद है आगे ये ऐसा कुछ मिरर बनाया था, मैं सोचूं ये क्या अजीब सा लेके आ गए, ऐसी कौन सी चीज रह गई जो मैंने नहीं पढ़ाई, हो ही नहीं सकता ऐसी कोई चीज, एनसीईआरटी की हर चीज कवर करी है भाई मैंने अपने वो क्रैश कोर्स में। ओके, सो ये ऐसा है मिरर आपका। ठीक है, ये एन है, ये एन है, तो ये बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट को ना अपर्चर बोलते हैं। ऐसा ही सेड यू, ये लोग ना बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, छुट्टा छुट्टा हर चीज देते हैं, एक साथ भेगा करके नहीं देते हैं। दिस इज गुजराती नाउ। क्या क्या डेफिनेशन आपको लर्न करके जानी है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की, दूसरी फोकस की प्लस फोकल लेंथ की, तीसरी चीज है आपको रेडियस, या फिर इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जा सकता है, चौथी चीज अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, पांचवी चीज प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, छठी चीज आपका अपर्चर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हाँ सब हो चुका है, यस कुछ रह तो नहीं रहा बच्चों, नहीं सब कुछ हो चुका है, इतना ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इतनी चीजें आपको डेफिनेशंस लर्न करके जानी है। लर्न, ये आपको 1 या 2 मार्कर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ये r इक्वल्स टू 2f मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि रेडियस जो होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, इसको यूज करते हैं आप लोग न्यूमेरिकल्स में। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले शायद कनकेव में दे रखा है, फिर कन्वेक्स में, लेट्स सी। फॉर स्फेरिकल मिरर्स यू आल्सो नेचर पोजीशन, क्या क्या बताना होता है। ठीक है, आप सबसे पहले ना जब कभी भी केस को लिखोगे, जब आपको एग्जाम में ना किस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चों, कि एक तो आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि कनकेव मिरर का आपको मान लो एक सीन दे दिया
ठीक है, आपको बोल दिया कि इनफाइनाइट से ना एक कन्वर्जिंग मिरर में रेज आ रही है। आप बताओ कि उस सो सॉरी, इस साइड मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। So just stay tuned. I'm putting a lot of efforts behind this videos. Don't leave this videos in between. ठीक है, कुछ पार्ट आपको हो सकता है आगे लग रहा हो कि बोरिंग पढ़ा दिया मैम ने, बट ऐसा है कि वो पार्ट जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने बस जाने दिया है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेरे साथ पढ़ लो पूरे फोकस के साथ। मैं आपसे कह रही थी कि कन्वर्जिंग मिरर है, मान लो, ठीक है, यहाँ से रेज आ रही है, मान लो इनफाइनाइट से आ रही है, और आपको बोला गया है कि वो जो इमेज है उसका आप लोग को क्या क्या बताना होता है। एक तो नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज। तो किस किस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करते हो। u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज योर इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाँ ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ इमेज आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये है इमेज हाइट। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आप पता करते हो, प्लस एक आपका मैग्निफिकेशन। इन सब चीज़ों से ना आप ये पता करते हो कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है वो किस तरीके की बनेगी। आपको हर चीज़ पूछी जा सकती है, अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। दिस इज द रीज़न ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। मान लो v दे दिया, f दे दिया, अच्छा f भी दिया जाता है, ठीक है, f इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, f इज फोकल लेंथ, ये भी दिया जाता है। सो क्या करेंगे, v दे देंगे, f दे देंगे, बोलेंगे u खोजो, u दे देंगे, v बोलेंगे, v दे देंगे, बोलेंगे f खोजो। और इन तीनों का यूज करके u, v और f का यूज करके आपको ho या फिर hi ढूंढने को बोलेंगे, और या फिर आपको बोलेंगे कि आप ढूंढो m। ठीक है, किस तरीके से क्या किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, ये भी आपको क्वेश्चंस मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, तो जाके पीपीटी को डाउनलोड करना मत भूलना। ओके, सो ये अलग अलग चीज ना ऐसे समरी में दे रखी है, इसको जाने दो। ये टेबल जो है इसको आप रट लो, एक सेकेंड। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल अगर आपको याद हो गया ना तो आपको फिर कोई चीज दुनिया में नहीं रोक सकती फतेह हासिल करने से। ठीक है, अलग अलग ये इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का आगे, कॉन्वेक्स मिरर के छोटे से दो प्यारे प्यारे से हैं, लेकिन कनकेव मिरर में याद रखने जैसा है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, अगर आपको लेंस याद नहीं रहता ना तो आप कनकेव मिरर का याद रख लो तो कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा, और कनकेवेक्स लेंस मिरर का याद रख लोगे तो कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है दोनों, ये बात याद रखना। कनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसा होता है, और कनकेव आपका जो मिरर आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपके कनकेव लेंस के जैसा होता है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से ये टेबल को नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको डायरेक्टली केसेस बता देती हूँ। ये नहीं, ये केसेस नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ये सिर्फ ना आपको पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने तो नहीं, मतलब मुझे तो उतनी यूजफुल नहीं लगती है। ये 6 केसेस आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन व्हाट चीज़ें इज गिवन टू यू अबव। ठीक है, जस्ट लुक एट माई इंग्लिश, आई एम सेइंग कि व्हाट चीज़ें इज गिवन टू यू अबव। ओके, ठीक है, तो ये आपका केस 1 है। केस 1 में आप लिखते कैसे हो, चलो ये अच्छा, मैं आपको अभी यहाँ पे फटाफट, मेरे पास टाइम है तो मैं बता देती हूँ। यू कैसे, VHOHI, और फिर हम लोग लिखेंगे M को रहने देते हैं, अभी इतना ही मेंशन करते हैं। यू देखो इन्फिनिटी से आ रहा है क्योंकि मिरर के सामने से आ रहा है रेस, तो या फिर ऐसा समझ लो कि ये इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपको साइन कन्वेंशन पढ़ना है तो यू आर सपोज टू वेट अंटिल इट कम्स टू एनसीईआरटी। बाकी मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाती हूँ बच्चों, मैं पहले साइन कन्वेंशन पढ़ाती हूँ, तभी तो बच्चों को समझ आएगा ना कि क्यों कोई चीज़ हो रही है। अगर मेरे कनकेव के एक केस में v नेगेटिव आ रहा है तो वो क्यों नेगेटिव है ये पता ही नहीं चलता ना साइन कन्वेंशन के अलावा। और साइन कन्वेंशन एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ाती है, मैं आपको ऐसा करती हूँ अभी पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मान लो पोल है मिरर का, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। हर एक डिस्टेंस को आप लोग पोल से मेजर करोगे, आपके इससे पोल से मेजर करोगे कोई भी चीज को, चाहे वो u हो, v हो, hi हो, ho हो। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए मुझे पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ रहा है, तो मेरी इस पर्टिकुलर केस में आपका u जो है वो नेगेटिव है। v देखो मेरा फोकस पे बन रहा है, तो v के लिए भी मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ रहा है, इसीलिए मेरा v नेगेटिव है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरफ से, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ इमेज जो है मेरा वो नेगेटिव आएगा। ये आपको दिख नहीं रही है इमेज, लेकिन ये छोटी सी ना ऐसी बनती है, उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आ जाओ, u देखो, v देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, हाइट ऑफ इमेज देखो। ठीक है, u इसमें नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, हाइट पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है,
चलो इस पे लिखते हैं UVHOHI। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको ना ये केसेस लर्न है, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। एज आई ऑलरेडी सेड यू, मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे नहीं कराऊंगी, उसके लिए आपको लेक्चर ही देखना पड़ेगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती उन बच्चों का जो डे 1 से जुड़े हैं और सब कुछ उन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है। दिस इज जस्ट हाईलाइट फॉर देम। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो इस तरीके से अपने हर एक केस के बाजू में ये सब कुछ लिख दे, जिसकी वजह से सिर्फ एक रिविजन करना रहे। यू नेगेटिव ले लो, इस पर्टिकुलर केस में वी भी नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, ठीक है। डोंट वरी, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपको जरूर लिखा के जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल वर्थलेस नहीं करूंगी आपके लिए जो लोग नए हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कैसे होगा? यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अभी भी नेगेटिव होते हुए। UVHOHI मैं सिर्फ देख के बता रही हूँ, अभी मैं आपको केसेस भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही दूंगी। पता है मेरा ना दिल नहीं चाहता ऐसा, मैं ऐसा कहती हूँ ना कि आधे घंटे में कंप्लीट कर दूंगी, आधे घंटे में ये कर दूंगी, बट होता नहीं है मुझसे। मुझे ऐसा लगता है यार फिर कुछ छूट गया बच्चों का तो वो कैसे एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। ओके, यू नेगेटिव है अभी भी, वी पॉजिटिव वी पॉजिटिव नहीं है अभी भी, वी नेगेटिव है। वी नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी अभी तक नेगेटिव है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस एक एक्सेप्शनल है बच्चों। एक्सेप्शनल इसलिए क्योंकि इसमें यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज आपकी अभी पॉजिटिव हो चुकी है। दिस इज एक्सेप्शनल। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखा देना चाहती हूँ यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख दो। ये मैं ना जब मैं क्लास लेती हूँ तब ये कंक्लूजन हमेशा लिखवाती हूँ, सो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ऐसे तो सब कुछ पढ़ा के ही भेजूंगी भले ही आप एनसीईआरटी पढ़ने आए हो, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन ये है बच्चों कि आप देखो केस 1 to 5 में आपका वी जो है वो नेगेटिव है और 6th केस में आपका वी जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा कंक्लूजन ये है, यू जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे आप कनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, मिरर ले लो, लेंस ले लो, सब में चारों चार में आपका यू ऑलवेज नेगेटिव होता है और आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपके 1 to 5 केस में ध्यान से देखो नेगेटिव है और आपके जो आपका जो 6th केस है, हाइट ऑफ इमेज 6th केस में पॉजिटिव है। इससे आप एक और बात कंक्लूड ये भी कर सकते हो कि जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है मिरर के केस में तो वो जो है वो नेगेटिव बनती है, और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है मिरर के केस में तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, जो आपके 6th केस में था। बाकी 5 केसेस में क्या था कि आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इसलिए वो नेगेटिव थी। तो इससे आप ये बता सकते हो, आपको नेचर पता चल गया, हाइट ऑफ इमेज भी पता चल जाएगी, ठीक है, वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से पता चलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। सो दिस इज इट। केसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको डिटेल लेक्चर में बता चुकी हूँ, जाके नोट्स डाउनलोड कर लो। कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर 2 मार्कर में पूछा जाता है, ठीक है। डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर को, और क्या करते हैं ना, ये बेसिकली क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है तो हम ना इसे यूज करते हैं दूर से आ रही लाइट को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है। ओके, कन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन करती है? कन्वेक्स ये कनकेव के बारे में बता रहा है, इसको छोड़ो। पहले केसेस पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। 2 ही केसेस है, एक तो इनफाइनाइट से जब लाइट आती है तब, और दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तब। तो क्या होता है, एट इन्फिनिटी पे जब आप रखते हो ऑब्जेक्ट को तो वो बनती है एट फोकस, वैसा ही जैसा कनकेव के केस में होता था। अभी मैं ना इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बार रिवाइज करा दूंगी आपके 6 केसेस कनकेव के, सो डोंट वरी, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर जो भी ऑब्जेक्ट बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो वी मेरा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज बनती है हमेशा, कन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो हमेशा हमेशा पॉइंट साइज में बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल जब पुट करते हो तो क्या होता है, बिटवीन पी एंड एफ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, डिमिनिश बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये 2 केसेस है, आप देख लीजिएगा। इसके केसेस अगर नहीं दे रहे हो तो मैं बता दूं, चलो ठीक है, दिए हैं। कॉमनली यूज टू रियर व्यू, आपके जो गाड़ी का जो बाजू का जो कांच होता है जिससे आप अपनी महबूबा को देखते हो पीछे आती हुई, उस मिरर में ये यूज होता है, ठीक है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन साइड्स ऑफ व्हीकल एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर, फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, ठीक है। इस मिरर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटे में ला सकता है। जैसे अगर दूर से आ रहे व्हीकल हो और मुझे उन्हें देखना हो कि कितने व्हीकल्स हैं, तो वो दूर से आ रहे हुए व्हीकल्स मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पे दिख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें एक ही चीज दे रखी है, ओके। साइन कन्वेंशन पढ़ लो,
साइन कन्वेंशन क्या कहता है आपका कि अगर ये ना एनसीईआरटी बताती है, मैं तो आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप कार्टेशियन प्लेन से लर्न करो, वही कार्टेशियन प्लेन जो आपने अभी तक बचपन से सीखा है। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन से साइन कन्वेंशन देखना नहीं आता तो आप मेरे वीडियो को जाके देखो, मैंने पहले ही सबसे पहले साइन कन्वेंशन कवर किया है, और उसके बाद ना हर एक स्टेप पे, हर एक स्लाइड पे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। दैट इज एन अमेजिंग वीडियो, आई एम सेइंग दिस फॉर यू, ठीक है, नॉट फॉर माई सेल्फ। सो डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखना। एंड एनसीईआरटी हाईलाइट वीडियो को ना देखने का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप उन वीडियोस को देख के नहीं आए हो तो। ओके मैं ऐसा कंसिडर यही करके चल रही हूँ कि आपको ऑलरेडी ये चैप्टर आता है और आप सिर्फ मेरे साथ हाईलाइट सीखने आए हो, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी में जाने दे रही हूँ। जो एनसीईआरटी की साइन कन्वेंशन है वो आपसे ये कहती है बच्चों कि आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लोगे, वो डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे से नेगेटिव जा रही है उसे आप नेगेटिव लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले डिस्टेंस को आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। ये डिस्टेंस टूवर्ड्स पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो पॉजिटिव बनेगी, यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो नेगेटिव बनेगी। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, सो आप साइन कन्वेंशन से अगर लर्न करना चाहते हो तो वहां जाके देख लो। दिस इज योर मिरर्स फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों इससे। और क्या है UVF आपको पता है क्या है, कई बार आपको R के टर्म्स पे दे देते हैं कोई चीज़ और आपको F निकालना पड़ता है, ठीक है, R इक्वल्स टू 2F से आप उसे निकाल दोगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मेरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं दूसरा इस तरीके से लिख सकती हूँ -V अपॉन U। तो फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में मैंने V निकाल दिया, मैंने U निकाल दिया, तो क्या मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज निकाल सकती हूँ? मान लो 3 चीज़ दे दी इनमें से कोई भी, तो चौथी चीज़ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। दिस पर्टिकुलर चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन के बिना आप कभी भी किसी भी स्टेट में सीख ही नहीं सकते हो रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे ही नहीं उसके अलावा। सो नहीं आता है तो पढ़ लो आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अपने डिटेल लेक्चर में करा दिया है तो मैं अभी नहीं कराऊंगी, ये क्वेश्चन भी करा दिया है, ये ब्लू बॉक्स का भी क्वेश्चन करा लिया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, अभी 2 घंटे चला जाएगा, सो लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है।